फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्ले लिस्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी गई है और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2023 तक के, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको जल्दी सॉल्व करा दिए जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर के ये आपका 5वां प्रश्न पत्र होता है सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। तो इसकी जो क्लासेज हैं वो आपकी लगातार चल रही हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। आपकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी हमें भी उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 150, क्रेटर किसे कहते हैं बताइए। क्रेटर किसे कहते हैं ये आपको बताना, व्हाट इज़ क्रेटर, ठीक है। तो ये कल तक पढ़ा दिया था यहाँ तक। क्रेटर किसे कहते हैं, ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रेटर बोलते हैं। आज का पहला सवाल है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, इससे हमेशा जो है वो लावा निकलता रहता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा इससे उद्भवन होता रहता है लावे का, ठीक है, किसी न किसी रूप में लावा निकलता रहता है। और उसके बाद आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिससे कुछ समय के बाद, ठीक है, कैसा होता है, कुछ समय के बाद, यानी कि लगातार इससे जो लावा है वो नहीं निकलता बल्कि कुछ समय के बाद जो है इससे विस्फोट होता है लावे का, ठीक है। ये ऐसा होगा आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा होगा आपका सुषुप्त या शांत, इससे बहुत ही लंबे समय के बाद या फिर कह लीजिए कभी भी नहीं, ठीक है। अगर इससे लावा निकलेगा तो बहुत ही लंबे समय के बाद या कभी भी इससे जो लावा है वो नहीं निकलता, तो ये शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी आपके कहलाते हैं। तो ज्वालामुखी आपके कितने तरह के होते हैं, ये आपके 3 तरह के होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ना है अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल संख्या 152। प्रश्न संख्या 152, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर में ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वह आपका माउंट स्टम्बोली, माउंट स्टम्बोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। किसका, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, माउंट स्टम्बोली को। अगला सवाल है, अगला प्रश्न आपके सामने, वायुदाब का मापन किस में किया जाता है। जो वायुदाब होता है उसका मापन किस में किया जाता है, तो वायुदाब का मापन है वो मिली बार में किया जाता है, ठीक है, मिली बार में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें, मिली बार में किया जाता है वायुदाब का मापन, ठीक। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर कि वायुदाब जो होता है उसकी कितनी पेटियां पाई जाती हैं आपको बताना। पृथ्वी पर वायुदाब की निम्नलिखित पेटियां पाई जाती हैं, आपको याद रखना है, विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। दूसरा आपका उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरा आपका अध्रुवीय निम्न दाब पेटी वायुदाब पेटी। चौथा आपका ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये वायुदाब की 4 तरह की जो पेटियां हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, आपको रखना है बिल्कुल याद अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता किस पर मापी जाती है। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो किस यूनिट में मापी जाती है, तो वायु की जो वायुमंडल जो आर्द्रता है वो आर्द्रता मापी के द्वारा मापी जाती है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस चीज़ के थ्रू, यानी कि किस यंत्र के थ्रू जो ये आर्द्रता है वो आपकी मापी जाती है, तो वो आपसे को बताना है कि आर्द्रता मापी, ये यंत्र का नाम होता है आर्द्रता मापी, जिसके द्वारा जो आर्द्रता है वो यहाँ पर मापी जाती है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 156, वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं बताइए भैया। वायुदाब होता है या वायुभार जो होता है ये बोलते किसे, तो धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या फिर वायुभार जो है वो कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला सवाल। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि पवन किसे कहते हैं ये बताइए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि पवन जो वायु होती है, हवा होती है पवन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को ही पवन कह देते हैं भैया। लीजिए करिए से याद, एक स्थान से यानी कि एक जगह से दूसरे जगह की ओर जो गतिशील वायु होती है उसी को आपको बोल देते हैं पवन, ठीक है, पवन बोल देते हैं, उसी को आपको याद रखना है। कोरियोलिस, कोरियोलिस, ठीक है, क्या यहाँ पर कोरियोलिस, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, कोरियोलिस बल, ये बताना आपको। कोरियोलिस बल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, कोरियोलिस बल, ठीक है। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ती हैं, ठीक है। क्या होता है,
पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, तो हवाओं की दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है, यानी कि हवाएं जो है वो मुड़ती हैं। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल अथवा कोरियोलिस बल कहते हैं। हिंदी में क्या, परिक्षेप बल, विक्षेप बल, और इंग्लिश में कोरियोलिस बल इसे कह देते हैं आप, ठीक है। कर लेंगे इसे, आप फटाफट कर लीजिए। 159 क्वेश्चन नंबर है ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, पवनों यानी कि जो वायु होती है वो कितने तरह की होती है। पवनों के यहाँ पर आपको प्रकार बताना है, ठीक है। पवन या वायु जो कुछ भी है ये होती कितने प्रकार की हैं। तो पवनें कितने प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, 3 तरह की। पहला आपका स्थायी व प्रचलित भूमंडलीय पवनें। पहला कौन सा, स्थायी, जो कि स्थायी रहती हैं और प्रचलित होती हैं भूमंडलीय पवनें, ठीक है। दूसरा आपका सामयिक या मौसमी, ठीक है, जो कि मौसम के अनुरूप बदलती रहती हैं, इन्हें अस्थायी पवनें भी कहते हैं। या तो आप सामयिक पवनें कह लीजिए, या मौसमी, या अथवा अस्थायी पवनें भी आप कह सकते हैं। तीसरा होता है आपका स्थानीय पवनें, ठीक है, जो स्थान के अकॉर्डिंग चलती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग, इन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। अगला सवाल आपका प्रचंड पचासा, प्रचंड पसाता बचासा, बताइए आपको प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ठीक है। वाह भाई वाह, क्या चीज़ है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, प्रचंड पचासा और चीखता साठा बताना आपको किसे बोलते हैं, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। तो इस सवाल का आपको आंसर देखना है। पछुआ पवन, कौन सी पवन, पछुआ पवन के तीव्र यानी कि तेजी से चलने और उस पर उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है, ठीक है, जब पछुआ पवनें तेजी से चलती हैं तो उनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। उस ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा होता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या होता है भैया, प्रचंड पचासा होता है। और इसी तरह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, चीखता साठा कहा जाता है, ये रखना आपको याद। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे ये पूछा रहा है कि ट्रेड विंड्स, व्हाट इज ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं आपका, ट्रेड विंड्स, ठीक है, बताना आपको ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं। तो व्यापारिक सन्मार्गी पवन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोल जाते हैं, ठीक है। व्यापारिक सन्मार्गी पवनें जो होती हैं इनको अंग्रेजी में आप बोल देते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये रखना आपको याद। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, मानसूनी पवनें क्या हैं, ये मानसून के अकॉर्डिंग जो चलती हैं, परिवर्तन आता है जिनमें। तो ऐसी पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम मानसूनी पवनें कह देते हैं, आपको रख लेना याद। ऐसी पवनें, ऐसी हवाएं, वायु जिनकी दिशा में क्या होता है, मौसम के अनुसार वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम मानसूनी पवनें कह देते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भैया, बताइए। एग्रीकल्चर, ठीक है, जो आपका कृषि होता है, तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बता दीजिए फटाफट। तो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति की शुरुआत है वो सन 1960 से हुई थी, ठीक है। कब से, 1960 की ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। जो कृषि एग्रीकल्चर है इसमें क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1960 से, ठीक है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 164 वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना। वर्तमान समय में जो भारतीय राष्ट्रीय आय, ठीक है, उसमें कृषि का योगदान आपको बताना है। तो कृषि का जो योगदान है वो 35 यानी कि 35% है वर्तमान समय में, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी, यानी कि खाने वाली जो फसलें होती हैं प्रमुख भोजन के रूप में जो यूज़ की जाती हैं वो आपको बताना है। तो चावल बता देना है, ठीक है, जैसे आप खाते हैं, गेहूँ आप खाते हैं, मक्का, मोटे अनाज, ये सारे के सारे क्या हैं, और बाकी आपका दालें होंगी, ठीक है। पहले यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, इसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट आपको लिख दिया आ, ठीक है, आ में कुछ फसलों के नाम लिख दिए। दूसरा लिख दिया आपका बा में सिर्फ लिख दिया दालें, बस हो गया भैया आपका खाद्यान्न फसलें। हाँ में आप इस तरह से लिख देंगे, चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, और बा हो गया आपका दाने, ठीक है। तो अगले सवाल को हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति का प्रमुख दोष बता दीजिए आप। जो हरित क्रांति है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इससे आपको याद रखना है। हरित क्रांति का प्रमुख दोष है कुछ फसलों तक ही सीमित रहना, ठीक है। हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या था, इसमें कुछ फसलों को ही उत्पादन किया गया, कुछ फसलों का ही, ठीक है, कुछ सीमित फसलों का ही उत्पादन इसमें किया गया, इसका सबसे बड़ा दोष है। अगला सवाल 167, मुद्रा का अर्थ क्या है। जो मुद्रा होती है, तो मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय और स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं पर और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। एक बार फिर आप देखेंगे, मुद्रा क्या है, वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं इसमें जो किसी भी समय और स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जाँच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। वे सारी की सारी वस्तुओं के आपके मुद्राएं कहलाती हैं, ठीक है, जिनसे आप अन्य वस्तुओं को खरीद सकते हैं, कोई व्यक्ति उन पर शक ना करे। जो मुद्रा आप दे रहे हैं, ठीक है, वो निस्संदेह प्रचलित है, चल रही है हर जगह, तो वही आपका मुद्रा कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है चेक, व्हाट इज चेक। चेक के बारे में आपने सुना होगा, चेक क्या है, चेक क्या होता है भैया, चेक क्या है, चेक बताएंगे आप। चेक क्या, चेक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र होता है। कैसा होता है, शर्त रहित, ठीक है, शर्त रहित होती है, इसमें कोई शर्त नहीं होती है, और ये लिखित आज्ञापत्र होता है। चेक जिस भी व्यक्ति को आप देते हैं, जिस नाम से काटकर, वो व्यक्ति
आपके बैंक अकाउंट से जाकर उतना पैसा निकाल लेगा जितने रुपए का आपसे चेक काट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादातर अभी तूने देखा होगा चेक कैसा होता है, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो देख लीजिए कैसा होता है। चेक बुक आप नहीं बनाएंगे बैंक अकाउंट की तो मिल जाएगा आपको चेक बुक, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए चेक कैसा होता है, ठीक है। चेक के थ्रू क्या होता है, जो आपका पैसा है वो विड्रॉ होता है आपके ही अकाउंट से, किसी दूसरे के अकाउंट से नहीं होता है। आप जिस व्यक्ति को भी चेक दे देंगे काट कर, उसमें जितने पैसा लिख कर दे देंगे वो व्यक्ति किसी भी बैंक अकाउंट यानी कि जिस बैंक में आपका खाता है उस ब्रांच, किसी भी ब्रांच से जाकर, उस बैंक की किसी भी ब्रांच से जाकर जो पैसा है वो निकाल सकता है, ठीक है। और आप भी निकाल सकते हैं चेक से पैसा, ऐसा नहीं कि केवल दूसरे व्यक्ति को ही चेक दिया जाता है, आप खुद से भी पैसा निकाल सकते हैं चेक के थ्रू, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आधारक चेक, दूसरा होता है आदेशानुसार चेक, तीसरा होता है आपका रेखांकित चेक, ठीक है, कैंसिल चेक भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। अगला सवाल है आपका बैंक ड्राफ्ट क्या है। भैया ड्राफ्ट क्या है, आजकल आपने देखा होगा जो फीस है कॉलेज वगैरह की, और ज़्यादातर जो कॉलेजेस वाले क्या करते हैं या यूनिवर्सिटी वाले बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। वो आपसे बोल देते हैं इस नाम का एक ड्राफ्ट बनवा लाइए और उतना पैसा आपको बैंक में जमा करना होगा, बस वो आपको एक ड्राफ्ट बना कर दे देंगे। और सेम टू सेम कैसा रहता है, सेम टू सेम चेक की तरह ही होता है, शक्ल कैसी होगी उसकी चेक की तरह ही होता है। बाकी की डिटेल्स यहाँ पर फिल की हुई रहती हैं उसमें, ठीक है। आपको उसमें कुछ भी फिल नहीं करना होता है, बस वो यहाँ पर मशीन से छाप कर आपको एक चेक दे देंगे कि इतने रुपए का ये चेक है। बाकी बैंक वाले उस पर कुछ अपना चार्ज लेते हैं, 100, 200, 500 तक, ठीक है, या 10-20 रुपये जो जैसा भी हो अपने अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। सभी बैंक का अलग अलग रहता है और वो बैंक के ड्राफ्ट बनाकर आपको दे देते हैं। कई बार आपने एडमिशन में भी यूज़ किया होगा, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट आपका यही होता है, ठीक। तो बात कर लेते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट होता है ये, और आगे एक तरह का आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर आप भुगतान कर दें, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को जाकर आप बैंक का ड्राफ्ट देंगे वो व्यक्ति किसी भी बैंक से जाकर उसको जो है वो उतना पैसा निकाल सकता है जितना पैसे का आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र बताना आपको, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है ये बताना आपको, प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। तो प्रतिज्ञा पत्र भी देख लेते हैं भैया क्या है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है, ठीक है। कैसा होता है, शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है। और प्रतिज्ञा पत्र क्या है, एक महत्वपूर्ण साख पत्र होता है, ठीक है। अगले सवाल को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, हुंडी। हुंडी क्या है बताइए, हुंडी क्या है भैया, हुंडी क्या बताएंगे। भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है। लो भैया, जो साख पत्र है भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र, उसी को बोल देते हैं आप हुंडी, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति का तो उसके आदेश अनुसार धारक को दे देगा, ठीक है। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है, इसी को हुंडी बोल देते हैं आपका, ठीक है। और ये एक तरह का साख पत्र ही होता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था ये बताना आपको। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और 2015 की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक बताना आपको कैकुबाद। कौन था, कैकुबाद। आपको रखना है याद, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी हमारे साथ जोड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो क्लासेस हैं वो पड़ी हुई हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। बहुत जल्दी आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है वो भी स्टार्ट होने जा रही है और ये जो क्लासेस आपकी जैसे समाप्त होंगी, सब्जेक्ट समाप्त होगा, इसकी जो PDF फाइल है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास समाप्त होने दीजिए। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए थे। जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनसे भारत की उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम कौन सी हो गई, आपकी उत्तर हो गई, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई पूरब, ये हो गई पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया उत्तर, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो इस साइड से, ठीक है, ये पूरब हो गया, ठीक है, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम। तो इस उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए, ठीक है। तो ये आपको बताना कि बलबन ने भैया कौन कौन से कार्य किए थे मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए, भयंकर, ठीक है, वो बताना आपको। तो इसमें आ गया उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेज दिया था। लो भाई, बस इतना सही आपको बताना है कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने एक कार्य कर दिया कि उनका जो बेटा था मोहम्मद खान उसको लड़ने के लिए भेज दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ध्यान से देखिएगा आपने, ठीक है, पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों के द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था, ठीक है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपको दोबारा से एक बार देख लेना, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों ने, ठीक है, खलीफा के पद को संभावित कर दिया, ठीक है, कैसा कर दिया, एक्सपेक्टेड कर दिया। इसका वास्तविक लक्ष्य आकर क्या था, जो दिल्ली के अधिकांश सुल्तान थे उनके यहाँ एक खलीफा का पद होता था, ठीक है, और इसको वास्तविक लक्ष्य क्या था, ठीक है, इसका जो लक्ष्य था वो आखिर क्या था। सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि ये खुदा के
प्रतीक है, ठीक है। ऐसा किसका माना था? सुल्तान का, ठीक है। अगला सवाल आपका, सल्तनत काल में तूतीय हिंद, ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है एक बार फिर। अब आपका यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया, और जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी आया हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के बारे में जब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो अमीर खुसरो जी हैं इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हिंद का तोता, यानी कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर तूतीय हिंद किसका उपनाम है, या तूतीय हिंद किसे कहते हैं, बता दीजिए हमें। तो आप बता देंगे किसे? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंद के तोते के नाम से या भारत के तोते के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और बताएंगे अगले सवाल 177 नंबर, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में जो सर सूबादार था वो किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय सर सूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कह देते थे आप, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति होता था या प्रतिनिधि होता था किसी क्षेत्र विशेष का, उसका जो यहाँ पर सेनापति होता था उसी को सर सूबादार बोल देते थे आप। अगला सवाल है 178, 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये आपने यहाँ पर रट लिया होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। क्या करता है? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसे 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। ये आपको रखना याद। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? ऐसी सूचियां जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कानून लागू होता है, वो सारी सूचियां, वो सारे सब्जेक्ट किस में आएंगे? समवर्ती सूची में आ जाएंगे। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बाहर जाते हैं वही आपका समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसमें ही शिक्षा, एजुकेशन किस कैटेगरी का विषय है? वो आपका समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको याद रखना है। जिस पर राज्य सरकार के भी कानून चलते हैं और केंद्र सरकार के भी कानून चलते हैं। इसी वजह से आप देख सकते होंगे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगे हुए हैं। जो बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ का दंश पिछले कई सालों से अच्छे से झेल भी रहे हैं, और उनके साथ कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि उनका दिमाग भी खराब हो जाता है ये सब बीएड बीटीसी को देखते कर, ठीक है। तो ये आपको भी आगे पता चल जाएगा जब आप अभी एडमिशन अगर ले लिए होंगे, कर रहे होंगे, तो आपको भी आगे आने वाले समय में अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई। तो FIR का पूरा नाम बता दीजिए। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट ये लिखना आपका फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। आई से हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया ये आपका, और आर से हो गया रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आपके लिए बचे हुए हैं, तो क्लास को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलिए। कल इसी समय पर मिल जाइए आप, हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास। तब तक के लिए आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।